हम भले ही आज मार्स पर जीवन बसाने की बात करते हैं, लेकिन हम अपने सोलर सिस्टम को भी अभी तक अच्छे से एक्सप्लोर नहीं किए हैं। जिस तरह हम अपने अर्थ पर ओशियन का एक्सप्लोर 5% ही किए हैं, उसी तरह हम अपने स्पेस का एक्सप्लोर 1% भी नहीं किए हैं। आपको बड़े से बड़े यूट्यूबर ये कहते मिल जाएंगे कि हम स्पेस को ओशियन से भी ज़्यादा एक्सप्लोर कर चुके हैं, लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं है। वो बस आपको धोखे में रखते हैं। हम स्पेस के बारे में अभी तो जानना शुरू ही किए हैं। अभी तो हमारा टेक्नोलॉजी बूस्ट ही हुआ है। साइंटिस्ट के अनुसार हम किसी भी ऑब्जेक्ट को प्लैनेट की कैटेगरी में तभी शामिल कर सकते हैं जब वो 3 रूल को फॉलो करता हो। पहला रूल ये कहता है कोई भी ऑब्जेक्ट हो वो स्फेरिकल शेप का हो। हमने आपको एक वीडियो में बताया था किसी भी ऑब्जेक्ट का स्फेरिकल शेप तभी होगा जब उसके पास खुद का ग्रेविटी होगा। ज़्यादा ग्रेविटी होने की वजह से ही उस ऑब्जेक्ट का शेप स्फेरिकल होता है। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हो तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हो। दूसरा रूल ये कहता है कि वो ऑब्जेक्ट सूर्य का चक्कर लगाता हो, यानी कि सूर्य के चारों तरफ घूमता हो। और तीसरा रूल ये कहता है वो सूर्य का चक्कर तो लगाता हो, लेकिन वो अपने ऑर्बिट में ही लगाता हो, किसी और प्लैनेट के ऑर्बिट में नहीं जाता हो, यानी कि किसी और प्लैनेट के ऑर्बिट में डिस्टर्ब नहीं करता हो। अगर कोई प्लैनेट इन तीनों रूल को फॉलो करता है तब हम उसे प्लैनेट की कैटेगरी में शामिल कर सकते हैं। हमारे सौरमंडल में 8 प्लैनेट है जो इन तीनों रूल को फॉलो करता है, इसीलिए हम इन्हें प्लैनेट कहते हैं। लेकिन इसके अलावा भी हमारे सौरमंडल में कई प्लैनेट है जो पहले और दूसरे रूल को तो फॉलो करता है, लेकिन तीसरे रूल को फॉलो ही नहीं करता है। मतलब वो जो है उसका शेप भी स्फेरिकल है और वो सूर्य के चारों तरफ घूमता भी है, लेकिन डिस्टर्ब ये करता है कि वो दूसरे प्लैनेट के ऑर्बिट को डिस्टर्ब कर देता है। जैसे कि हमारा प्लूटो का शेप स्फेरिकल है क्योंकि इसके पास खुद की ग्रेविटी भी है और यह सूर्य के चारों तरफ घूमता भी है। बस प्रॉब्लम यह है कि प्लूटो नेपच्यून के ऑर्बिट को डिस्टर्ब कर देता है, यह नेपच्यून की ऑर्बिट को हस्तक्षेप करता है। आप स्क्रीन पर देख सकते हो, इस तरह से प्लूटो नेपच्यून के ऑर्बिट में प्रवेश करता है। इसलिए 2006 में साइंटिस्ट ने प्लूटो को प्लैनेट की कैटेगरी से बाहर कर दिया था और इस तरह के प्लैनेट को ड्वार्फ प्लैनेट कहा गया। ड्वार्फ प्लैनेट को ना ही प्लैनेट की कैटेगरी में शामिल किया जाता है और ना ही नेचुरल सैटेलाइट की कैटेगरी में शामिल किया जाता है। कई साइंटिस्ट का कहना है कि हमारे सोलर सिस्टम में 100 से भी ज़्यादा ड्वार्फ प्लैनेट मौजूद है, जिसमें से मात्र अभी 5 का ही डिस्कवर हुआ है। इन 5 ड्वार्फ प्लैनेट में सेरस, प्लूटो, एरिस, हाउमिया और मेकमेक शामिल है। इनमें से प्लूटो सबसे बड़ा ड्वार्फ प्लैनेट है। ज़्यादातर ड्वार्फ प्लैनेट प्लूटो ऑर्बिट के बाहर पाया जाता है, इसलिए इसे प्लूटोइड्स भी कहते हैं। ड्वार्फ प्लैनेट दूसरे प्लैनेट के ऑर्बिट को डिस्टर्ब करता है, इसलिए इन्हें प्लैनेट की कैटेगरी में शामिल नहीं किया जाता है। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि आखिर यह ड्वार्फ प्लैनेट बनता कैसे है। ड्वार्फ प्लैनेट भी उसी तरह से बनता है जिस तरह से हमारा प्लैनेट का निर्माण हुआ था। इसके लिए कोई स्पेशल तरीका नहीं होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ज़्यादातर ड्वार्फ प्लैनेट प्लूटो के ऑर्बिट से बाहर ही पाया जाता है, यानी कि सूर्य से काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस पर होता है, तो इसलिए यह ड्वार्फ प्लैनेट आइस और रॉक से बना हुआ होता है। अब सूर्य की हीट वहाँ तक बहुत कम मात्रा में पहुँच पाती है, इसलिए यहाँ पर आइस की मात्रा बहुत ज़्यादा होता है। मतलब अगर हम सिंपल कहें तो ड्वार्फ प्लैनेट हमारे प्लैनेट की तरह ही होता है, बस अंतर इतना होता है कि ड्वार्फ प्लैनेट दूसरे प्लैनेट के ऑर्बिट को हस्तक्षेप करता है, दूसरे प्लैनेट की ऑर्बिट में घुस जाता है। इसी वजह से इसे प्लैनेट नहीं कहा जाता। इस ड्वार्फ प्लैनेट की मदद से हम अपने सोलर सिस्टम के बारे में जान सकते हैं कि यह कैसे काम करता है। इसका मेन वजह यह है कि ड्वार्फ प्लैनेट जल्दी बदलता नहीं है, लेकिन हमारा प्लैनेट बदलते रहता है। तो आई होप आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।